माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है।
इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत।
प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इनमें से गोभी वर्गीय सब्जियां और कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी और बारिश के समय में अधिक उगाई जाती हैं, लेकिन इनकी अगेती फसल लेने के लिए दिसंबर और जनवरी माह से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और फरवरी और मार्च के आते आते इनके पौधे खेतों में रोप दिए जाते हैं। यदि आप भी गोभी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजश्री गायन। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। साथियों, अगर आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं इस संबंध में, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैडम, गोभी वर्गीय सब्जियां और कद्दू वर्गीय सब्जियां पोषण की दृष्टि से इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में? फल और सब्जियों का पोषण की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दृष्टि से कि इन सब्जियों से हमें न केवल प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा जो सूक्ष्म जो तत्व होते हैं जैसे खनिज पदार्थ, ये हमें उचित मात्रा में मिलते हैं। जी जी। इसमें विटामिन, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे पत्ता गोभी है, उसमें विटामिन B1, B2 दोनों पाया जाता है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात अगर करें तो इसमें जो खनिज पदार्थ की मात्रा है वो बहुतायत में पाई जाती है, जिसमें कि कैल्शियम है, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये सभी हमारे शरीर के फिजियोलॉजी जो प्रोसेस होती हैं उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं। जी जी। और इसके अलावा जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की जो खास बात है जिसके के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है। अच्छा। और रेशे की मात्रा बहुत होती है। तो आपने सुना ही होगा कि जैसे लौकी जो है हम अपने खाने से बहुत पाचक होता है, तरोई बहुत पाचक होता है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये लो कैलोरी वैल्यू वाली सब्जियां कहलाती हैं, जिससे हमारे शरीर में फैट नहीं बनता है और पोषक तत्व की पूर्ति भी हो जाती है। जी मैम, छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी के, पहले हमारे एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैं। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, हमको जानना है कि जैसे अपन कद्दू वर्ग की सब्जी की जैसे खेती करेंगे तो जैसे अभी इसका बुआई का टाइम क्या है, और जैसे बीज को हम पॉलीथीन के बैग में डालना ठीक रहेगा पौध तैयार करने के लिए, कि डायरेक्ट खेत में बुआई करना सही रहेगा करके? जी जी मैम, बताइए। जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आप दोनों तरीके से बुआई कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो पॉलीथीन होती है, 4x6 का पॉलीथीन जो बैग होता है, उसमें अगर बीजों की बुआई होती है तो आप अपने पौधों की काउंटिंग कर सकते हैं और इसमें कम मात्रा में आपको बीज लगते हैं। जैसे आप डायरेक्ट अगर सोइंग करते हैं तो उसमें आपको, ये तो विभिन्न सब्जियों का बीज दर जो है विभिन्न होता है, किसी में 2.5 किलोग्राम, किसी में 3.5 किलोग्राम, किसी में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी कद्दू वर्गीय सब्जियों का बीज लगता है। लेकिन अगर आप पॉली बैग में तैयार करते हैं, या आजकल नई जो तकनीक आ गई है प्रो ट्रे, उसके माध्यम से अगर बुआई करते हैं तो आपको लगभग 1 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो मेरा जो सुझाव है आपके लिए, अगर आप पॉली बैग में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको 1 बीज 1 पॉली बैग में लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीज। लेकिन अगर आप भूमि पे लगाते हैं डायरेक्ट, तो आपको एक थाले में 2 से 3 बीज रोपित करना है। जी 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 मैम, हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए? जी, छत्तीसगढ़ की जलवायु दोनों ही वर्ग की सब्जियों, गोभी कुल की सब्जियां और कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए उपयुक्त हैं। और जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इनके लिए जो जलवायु चाहिए वो शीतकालीन जलवायु चाहिए और नमी चाहिए। और उसी प्रकार से कद्दू वर्गीय सब्जियों में हमको ये गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इसमें मुख्यतः हम जो लगाते हैं, गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में ये रेंज बहुत ज़्यादा है। इसमें आप लौकी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है,
और करेला है, तरोई है, चाहे वो चिकनी तरोई हो चाहे आरा तरोई हो, चिचिंडा है, खेकसी, परवल, कुंदरू, ये सारी सब्जियां आप हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु अनुकूल है। इसको आप वर्ष में 2 बार, एक तो बारिश के समय जिसको कि हम खरीफ की फसल कहते हैं उस समय लगा सकते हैं, और दूसरा ये जो जनवरी फरवरी वाला समय होता है इस समय आप रोपित कर सकते हैं। इसको थोड़ा अगेती अगर आप बुआई कर लेते हैं तो आपको फसल का जो बाजार में मूल्य होता है वो अच्छा मिल सकता है। जी जी मैम, भूमि की तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस तरह की भूमि चुने और बुआई के पहले क्या तैयारी की जाए? जी, जिस प्रकार से गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं ये उथले जड़ वाली फसल होती हैं, जो गोभी हो गई, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये उथले जड़ वाली फसल है। मतलब इनकी जड़ें जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी जाती हैं। पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं श्रवण गोस्वामी बोल रहा हूँ जांजगीर चांपा मुक्ता से। जी गोस्वामी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, बोला वो लौकी मन छोटे छोटे होकर झड़ जाते। अच्छा, लौकी। हाँ जी जी जी, इसका उपाय बताइए मैडम। लौकी ला पूछना, जैसे लौकी छोटे छोटे साइज होते और झड़ जाते वहाँ। अच्छा अच्छा जी, मतलब आप लौकी का फल तो लग रहा है, आपका कहना ये है कि फल तो उसमें लग रहा है लेकिन फल जो है वो गिर जाता है जी। अच्छा, ये बताएंगे क्या उसमें पुष्प बनने के समय पुष्प भी गिर जा रहे हैं? क्या पुष्प भी गिर जाते हैं या फल? हाँ, फूल भी गिर जा रहे हैं। हाँ, तो मौसम के नाम से धन का के नाम से तुहार मन के है प्रोग्राम लगे हो लगा में। जी जी जी, अच्छा। तो इसमें आप कर सकते हैं एक प्लानोफिक्स करके, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये आपको जो दवा है किसी भी दुकान में जहाँ पर आपको बीज लेते हैं वहाँ से ले सकते हैं, और 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे। एक्चुअली एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है, जो कि पौधों में फल की सेटिंग के लिए, रुकने के लिए, जिससे कि फल ना गिरे, फूल ना गिरे, उसके लिए डाला जाता है। तो आप प्लानोफिक्स का छिड़काव कर सकते हैं। जी जी मैम, हम चर्चा कर रहे थे कि भूमि की तैयारी किस तरह से की जाए। जी हाँ, और कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाए उनमें? जी जी, तो उथली जड़ वाली फसल होने के कारण गोभी वर्गीय सब्जियों में जो हमको भूमि की तैयारी होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से पहली बार तैयारी कर लें, उसके बाद देसी हल से 2-3 जुताई करके, और हर जुताई के बाद हमको पाटा लगा करके भूमि को समतल बना लेना है, ताकि उसमें भूमि जो है भुरभुरी रहे और उसका जड़ अच्छी तरह से वृद्धि कर सके। जबकि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनकी जड़ें जो है थोड़ी गहरी जाती हैं, लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक भी जाती हैं। तो इसमें भी हमको पाटा लगाना ज़रूरी है, ताकि इसमें भी जो ज़मीन रहे वो हमारी भूमि जो रहे भुरभुरी रहे। और इस प्रकार से आप पहला जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से, देशी हल से करके तैयारी कर सकते हैं। हमारे एक साथी का फ़ोन है। हेलो 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 हेलो। हाँ दीदी नमस्कार, मैं धुआंधार जांगड़े बोला था। नमस्कार जांगड़े जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मोर सवाल है कि हम अपन बाड़ी में गोभी लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो एक लिए भूमि की तैयारी कैसे करे जाए, बीज की मात्रा कतेक डालना चाहिए, खाद कतेक डालना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, कर जानकारी लेना रही थी। अच्छा जी जी, हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बताइए मैम। जी, आप गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको एक छोटा सा एरिया, लगभग 200 स्क्वायर मीटर एरिया जो है आप उसको तैयार कर लेंगे। उसकी भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लेंगे, और नर्सरी में पहले बीजों को लगाएंगे। बीजों को छिड़कवा विधि से न लगा करके आप कतार में लगाइए। लकड़ी के डंडे से कतार बना लीजिए भूमि में, लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और बीज चूँकि बहुत महीन होते हैं गोभी के, पत्ता गोभी के, तो इनको आपको ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना है। ज़मीन में लगभग आधा 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको लगा करके लाइन में आप लगाएंगे। और बीजों को घना भी हमें नहीं बोना है, क्योंकि यदि हम बीजों को घना बो देते हैं तो उससे हमें डैम्पिंग ऑफ एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसमें कि जो पौधा है वो कॉलर रीजन से, जहाँ पर से भूमि से लगता है वहाँ से गलने लगता है। तो नर्सरी आप तैयार करें, और नर्सरी के बाद इसको लगभग 4 से 6 सप्ताह का जब छोटा पौधा तैयार हो जाता है उसको आपको अपने खेत पे उसको रोपित करना है। जो 4 से 6 सप्ताह का जो पौधा है वो
रोपित हमें कब करना है, शाम के समय का चुनाव करना है, ताकि उस समय तापमान कम हो जाता है और आपको रात भर का समय मिल जाता है पौधे को भूमि में सेटल होने के लिए। और जब भी आप रोपित करेंगे तो रोपित करने के तुरंत बाद आपको एक सिंचाई करनी ज़रूरी है, ताकि पौधा अच्छी तरीके से भूमि में जम जाए। इसके लिए जो बीज की मात्रा है, जब हम अगेती फूल गोभी लगाते हैं जो कि हम मई जून के महीने में लगाते हैं, तो हमारा बीज दर थोड़ा ज़्यादा होता है, 600 से 700 ग्राम। लेकिन अभी ये जो लगाएंगे इसमें लगभग आपको 400 ग्राम से 500 ग्राम तक की बीज की मात्रा सफिशिएंट होगी लगाने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए। और बीज को लगाने के पहले आप उसको हमेशा उपचारित करके लगाएंगे। किसी भी फफूंदी नाशक जो दवाई है उससे उपचारित कर सकते हैं। थीरम है, बाविस्टीन है, इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लगती है, लगभग 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको उपचारित करें और उसके बाद इसको बीज को लगाएं। और हम नर्सरी लगाने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये जो पौधे होते हैं, गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, जब हम नर्सरी लगाते हैं और इसको 4 से 6 सप्ताह का होने के बाद में उखाड़ करके हम दूसरी जगह खेत में जब रोपित करते हैं तो इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें और तेज़ी से वृद्धि होती है और वो ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाती हैं और ज़्यादा अच्छे से हमको उसमें से हमको गोभी का फूल है या पत्ता गोभी का जो हेड है बनता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता है और हमें उपज ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो इसको हमेशा पहले पौधशाला में नर्सरी तैयार करें, उसके बाद इसको मुख्य खेत में रोपण करें। जी जी मैम, गोभी वर्गीय सब्जियों में पोषण तत्व का प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए? जी हाँ, ये फूल गोभी और पत्ता गोभी ये अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलें हैं जी। तो इसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें मैं गोभी की बात करूं तो इसमें लगभग 100 किलो नाइट्रोजन, 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 80 से 100 किलो फास्फोरस और लगभग 100 से 120 किलो फास्फोरस की जरूरत होती है। तो जब हम भूमि की तैयारी करते हैं तो भूमि की तैयारी के समय हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा को और फास्फोरस की और पोटाश की पूरी मात्रा को भूमि की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। और उसके लगभग 30 दिन के बाद में नाइट्रोजन की जो आधी डोज बची उसको 30 दिन के बाद में और 45 दिन के बाद में हमारे एक और साथी का फोन है। हेलो 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 मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं योगेश्वर यादव धमतरी जिला से बोल रहा हूँ मैडम। जी यादव जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हमने गोभी लगाया है मैडम जी। 1.5 महीना का हो गया है, 1.5 से 2 महीने। अच्छा। और उसमें छोटे छोटे कीड़ा आ रहा है। अच्छा अच्छा, कीट उपचार की जानकारी चाहते हैं ये? जी, जो आपने लगाया है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है जो आपने लगाया है उस समय पत्तियां कोमल अवस्था में होती है तो उसमें कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस समय आपको ध्यान रखना है, यदि आपने नाइट्रोजन की मात्रा सही से नहीं डाली है तो वो पत्तियों को और कोमल कर देती है और वो कीड़ों को बहुत आकर्षित करते हैं। तो इस समय जो कीड़े आते हैं वो पत्तियों के लिए, जो कोमल पत्तियां होती हैं उसका रस चूसते हैं या उसको काट करके, जो इसकी इल्ली होती है वो काट करके भी खाती है। तो इसके लिए आपको पहला तो अपने खेत में साफ़ सफाई रखनी है कि किसी प्रकार का जो खरपतवार है वो सारा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई ट्रैप क्रॉप है, जैसे गोभी वर्गीय सब्जी है तो उसमें उसके चारों तरफ आप गेंदा लगा सकते हैं या हम चाइनीज़ पत्ता गोभी कहते हैं वो भी लगा सकते हैं ट्रैप क्रॉप के रूप में, जिसमें कि कीड़े यहाँ से आकर्षित होकर के उस फसल में चले जाएँ। और ये जो छोटे छोटे जो रस चूसक कीट आ रहे हैं इनके लिए बचाव के लिए आप डाइक्लोरोवास की मात्रा आप डाल सकते हैं, लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसको आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपको कीड़ों का जो अटैक है वो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। जी मैम, हम बात कर रहे थे पोषक तत्व प्रबंधन की, और इस गोभी वर्गीय सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या महत्व है? जी, पोषण की दृष्टि से मैंने जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट थे वो आपको बता दिया, लेकिन गोभी वर्गीय सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत महत्व है। जैसे कि अगर हमारी जो इन भूमि के जो पीएच मान होता है वो 6.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमारा 4.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 4.5 से पीएच मान नीचे होता है तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, खास करके मॉलिब्डेनम की उपलब्धता नहीं होती है। तो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण एक प्रकार का विकार, एक प्रकार की विकृति गोभी में देखी गई है, जिसको कि हम विप टेल कहते हैं। इसमें पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं और बिल्कुल जैसे चाबुक नुमा संरचना होती है पत्तियां, उस प्रकार से उसका लीफ ब्लेड अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है और उसमें
बदल जाती हैं। अच्छा। तो इसके लिए हमें भूमि का जो पीएच मान है, कभी भी हम जब उर्वरक की मात्रा, खाद की मात्रा भूमि में जब डालते हैं तो हमेशा हमें सॉइल टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि उसमें कितनी उपलब्धता है, उसके आधार पर ही हमको तय करना चाहिए कि कितना डालना है। वैसे हर एक प्रदेश के लिए अनुशंसित जो मात्रा है जी हर एक फसल के लिए की गई है, क्योंकि वहाँ की मृदा को ध्यान में रखते हुए, जलवायु को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से जो कम पीएच वाली भूमि है उसमें मॉलिब्डेनम की कमी के कारण इस प्रकार की विकृति होती है। और यदि भूमि क्षारीय है, यदि उसका पीएच मान 6.6 से ज़्यादा है तो उसमें बोरान की कमी हो जाती है। तो उस बोरान की भी पूर्ति हमें बाहर से करनी पड़ती है। जैसे मॉलिब्डेनम की कमी हो गई तो उसकी वजह से विपटेल नामक जो विकृति आती है उसके लिए हम अमोनियम मॉलिब्डेट की मात्रा डालते हैं लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। उसी प्रकार से यदि बोरान की कमी है, क्षारीय भूमि है, तो हमें बोरान की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए हमें, अगर पौधा छोटी अवस्था में है तो कम मात्रा, और ज़्यादा में है, पछेती है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हमको बोरेक्स की मात्रा डालनी पड़ती है। डॉक्टर राष्ट्रीय गायन, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया इस कार्यक्रम से जुड़ने का। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।